हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें आज हम लोग समझेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होते हैं या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम लोग नीट या फिर एम्स या अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अगर बोर्ड के रिकॉर्डिंग बात करें तो बोर्ड में भी ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो आइए इसी चीज को समझते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर हमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ना है, एक शब्द इसमें आता है, हम लोग देखते हैं एक शब्द है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर होता क्या है और ये किस तरह से एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। देखिए सर, लिंकेज जो होता है, अगर लिंकेज की बात किया जाए तो लिंकेज इज ए टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। कह सकते हैं कि लिंकेज क्या है, जो जीव एक समूह में है वे सभी समूह वाले जीव आपस में एक फ्रेंडशिप किए रहते हैं। इसे मान लेते हैं, एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे कोई एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो सभी जीन्स ये चाहेंगे कि जब हम ऑफस्प्रिंग पीरियड में जाए, यानी कि कह सकते हैं कि अगले जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि संतति है उसमें जो प्रवेश करें, तो अगले वाले जब वहां पर जनरेशन में जाते हैं तो साथ साथ इनकी इनहेरिटेंस हो। तो ये चीज यहाँ पर एक आता है कि सभी जीव का एक अपना होता है, फ्रेंडशिप होता है कि जब अगली पीढ़ी में जाए तो कोशिश करें कि साथ साथ ही जाए। तो ऐसे वे जीव जो एक तो क्रोमोसोम पर लाइनर स्टेज में पाए जाते हैं, रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और साथ में एक जो अपनी वंशागत है, ये वंशागत को एक साथ करने का प्रयास करती है, एक साथ रहने का प्रयास करती है, एक फ्रेंडशिप के रूप में रहती है। इसी ग्रुप को है, इसी जीव के समूह को हम लोग लिंकेज के नाम से जानते हैं। लिंकेज और एक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि लिंकेज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उस फ्रेंडशिप का दुश्मन होता है, एनिमी होता है। दुश्मन कैसे होता है, क्योंकि जो लिंकेज होते हैं, जैसे सपोज करिए एक यहाँ पर है पूरा एक क्रोमोसोम है, इस पर जीन्स है। अब मान लेते हैं कि इसमें से इतने जीन्स जो है वो मान लेते हैं फ्रेंडशिप में है, मींस ये चाहते हैं कि ये समूह में अगली पीढ़ी में जाए। लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो उस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में जो भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है, उस मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, इसके समूह को तोड़ देता है। तो कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो लिंकेज यानी जो लिंकेज ग्रुप है जीन्स का, उसका एक तरह से दुश्मन होता है, लिंकेज को तोड़ने वाला होता है। इसलिए जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और उससे गैमेट का निर्माण होता है, उस गैमेट के फॉर्मेशन में हमेशा जो जीन्स होते हैं रैंडमली जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई दो गैमेट एकदम इक्वल जीन्स चले जाएं। तो जो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा रैंडमली होता है। उसका मेन जो फंक्शन होता है क्रॉसिंग ओवर होता है जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये समझ में आए कि लिंकेज क्या है, लिंक मतलब कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सेक्स क्रोमोसोम पर जो लिंकेज जीन है, उस लिंकेज जीन की इनहेरिटेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम है उसके लिंकेज जो जीन्स है जो अगली पीढ़ी में इनहेरिटेंस हो रहे हैं, अगर हमें उसको पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम की बात किया जाए, अगर मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ह्यूमन बीइंग होता है इसमें क्रोमोसोम जो होता है 23 पेयर होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो है 23 पेयर, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन ईच न्यूक्लियस, प्रत्येक न्यूक्लियस में। अब ये क्रोमोसोम होते हैं, देयर आर टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है एलोसोम्स। ऑटोसोम्स अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन में जो ऑटोसोम्स होते हैं, तेज
जो पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कह सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर के जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, वो जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जबकि एलोसोम जो 23वां 23rd पेयर जो होता है क्रोमोसोम, जो 23rd पेयर है, ये 23rd पेयर यानी कितना हुआ 1 पेयर, ये जो 1 पेयर होता है ये एलोसोम होता है। इस एलोसोम को हम लोग जो है इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है। तो यहां क्लियर हुआ एलोसोम्स और ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं या होमोलोगस, या कह सकते हैं ये जो होते हैं एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। और इसकी जो संख्या अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 22 पेयर होता है। जबकि 23rd पेयर होता है जिसे वो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से आती है, इसे हम एलोसोम्स भी कहते हैं। तो एक्चुअल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसमें देखेंगे एलोसोम्स में, तो इसमें 2 होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अगर फीमेल बात करें तो फीमेल में दोनों एक्स होंगे, बट होमोजाइगस होगा। बट अगर मेल में बात करें तो मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जिसे हम हेटेरोजाइगस के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसकी एक्स क्रोमोसोम की बात किया जाए तो एक्स क्रोमोसोम पर कुछ सेक्स कैरेक्टर्स वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बट ऐसा नहीं कि केवल सेक्स कैरेक्टर वाले जीन्स इस पर प्रेजेंट होते हैं, इस पर कुछ जो है सोमैटिक जीन्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो सोमैटिक जीन्स है इसी की इनहेरिटेंस हम लोग को आज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है इस पर सेक्स कैरेक्टर्स वाले जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड साथ में कुछ सोमैटिक कैरेक्टर वाले जीन्स भी पाए जाते हैं। जो वाई जीन होता है, अगर इसकी बात करें तो वाई जीन सेक्स को डिटरमिनेट करता है। हमारा जो एक वीडियो से डिटरमिनेशन, इसको भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये सब डिटरमिनेट करने का काम करता है। कैसे करता है इस चीज को समझेंगे। जो वाई जीन, देखिए जो वाई जीन होता है ये स्मॉल होता है। इसकी अगर बात करें दोनों की तुलना किया जाए, जैसे एक्स वाला जो क्रोमोसोम है इसको थोड़ा सा एक सिंपल बना दें, जैसे ये एक्स है ये, जबकि वाई क्रोमोसोम जो होता है तो देखेंगे कि छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम की साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो ये वाई है और ये एक्स क्रोमोसोम है। तो ये वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं, छोटी क्रोमोसोम होते हैं। इसी वाई वाले क्रोमोसोम पर जो है इस बार SRY जीन पाया जाता है। SRY जीन पाया जाता है, इसका वो नहीं है, इसको हटा दें तो समझने के लिए था। तो इसी जो वाई क्रोमोसोम है, मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, डिटरमिनेशन आप वहां से पढ़ सकते हैं, ये भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो जो वाई क्रोमोसोम है इसके पास जो है एक जीन होता है जिसको नाम कहते हैं सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स जीन। तो ये SRY जीन जो होता है, ये SRY जीन जो होता है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस बनाने का जो है निर्धारण करता है, टेस्टिस का निर्माण करता है। तो इसलिए जो SRY जीन होता है वो प्रेजेंट होता है वाई जो क्रोमोसोम होते हैं उसके स्मॉल सेगमेंट पर पाया जाता है। 2 होते हैं, छोटा भुजा होता है, बड़ी भुजा होती है। छोटी भुजा होती है, उसी छोटी भुजा पर SRY जीन पाया जाता है और SRY जीन एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का निर्माण करती है जिसके फर्स्ट टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस निर्माण करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वाई जीन्स होते हैं, ये वाई क्रोमोजीन जो जीन क्रोमोसोम से, यही वाई क्रोमोसोम जो होता है ये सेक्स डिटरमाइन करता है। एक्स से कोई रिलेटेड नहीं, एक्स तो मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। लेकिन यदि वाई प्रेजेंट है तो मेल बनेगा और यदि वाई एब्सेंट है तो उस कंडीशन में वहां पर जो है फीमेल बनती है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। एक्चुअली में जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है वो मेल जो हम लोग पढ़ना है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। इसीलिए जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसको हम लोग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से भी कह सकते हैं, एक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो अध्ययन किए थे वो TH मॉर्गन ने किया था। एक अगर नाम आता है TH मॉर्गन, सबसे पहले जो इसका अध्ययन किए वो TH मॉर्गन ने किए थे। तो इस नाम को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है। जो TH मॉर्गन ने अपना जो प्रयोग है वो एक फ्रूट फ्लाई थी, फ्रूट फ्लाई जिसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो फ्रूट फ्लाई है इस पर उन्होंने प्रयोग किया था। देखिए प्रयोग कैसे कब किए थे इसकी बात करें तो 1909 1909 इन ईयर्स 1909
अपना पूरा प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया अपने प्रयोगशाला में, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो रेड आई वाली थी, यहां से हमें समझा दे रहे हैं एक एग्जाम्पल रूप में, इन्होंने क्या ले लिया, एक रेड आई जो फीमेल, रेड आई जो फीमेल का जो क्रॉस है, यहाँ पर फीमेल लिख दे रहे हैं, रेड आई फीमेल, ये सिंबल है का क्रॉस एक व्हाइट आई मेल के साथ करा दिया। इन्होंने क्या किया कि रेड आई वाले ने जो नेत्र है, नेत्र के ऊपर इन्होंने अपना इन्वेंशन किया था फ्रूट फ्लाई के नेत्र के जो रंग होते हैं उसी पर, तो रेड आई और व्हाइट आई के बीच जो इन्होंने क्रॉस कराया, तो इन्हें क्या मिला कि जितने जो F1 जनरेशन में प्रेजेंट हुए, जितने भी उत्पन्न हुए, तो सभी के सभी रेड आई वाले हुए। तो यहां तक तो ठीक है, F1 जनरेशन में सभी रेड आई वाले हुए, चाहे वो मेल हुए या फीमेल हुए। फिर इन्होंने क्या किया, इसको सेल्फ क्रॉस करा दिया। फिर क्या कराया, इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस का मतलब आपको पता है कि इसको ब्रदर सिस्टर ब्रीडिंग के नाम से, ब्रदर सिस्टर क्रॉस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो F1 जनरेशन में उत्पन्न हुए हैं सभी संतानें, उन्हीं के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है। तो इसने क्या किया, अब इसी में से ले लिया रेड आई, क्योंकि सभी रेड आई थे, तो सभी रेड आई वाले के, यानी दो रेड आई वाले के बीच में यहाँ पर क्रॉस हुआ। रेड आई यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर मेल रेड आई वाले, क्योंकि जो F1 जनरेशन है वहां पर आपने देखा कि सभी के सभी रेड आई वाले ही प्रेजेंट थे, तो उनके लिए जो सेल्फ क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेड आई है इसमें जो क्रॉस कराया गया, जो रेड आई वाले हैं इसमें जो क्रॉस कराया गया, तो इसमें क्या देखा गया कि कुछ डिफरेंट है। जैसे कि मेंडल के रेशियो की अगर बात करें तो 3:1 का रेशियो मेंडल के अकॉर्डिंग आ रहा था। यहाँ पर क्रॉस कराया गया, थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी फीमेल थी, ऑल फीमेल, तो जितने भी फीमेल फ्रूट फ्लाई थे वो सभी के सभी जो है वो रेड आई वाली बनी, वो सभी के सभी क्या हुए, रेड आई हुए। जबकि जो मेल हुए, इस मेल में भी दो कैटेगरी बन गया। हाफ जो 50% जो मेल है वो रेड आई बने, रेड आई वाले हुए, जबकि जो 50% है हाफ वो व्हाइट आई वाले बने। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा डिफर कर गया। क्या डिफर कर रहा है कि यहाँ पर जो है जितनी भी फीमेल है, अगर मैं आपको बात करें सेक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर यानी कि ये जो कैटेगराइज हो गया, ये किसके बेस्ड हो गया, ये सेक्स के बेस्ड पर हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी फीमेल हुए वो सभी की सभी रेड आई वाली हो गई, और जो मेल हुए उसमें 50% जो मेल थे वो रेड आई वाले, और जो 50% थे वो व्हाइट आई वाले हो गए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं इसमें, इसके कैरेक्टर को जान लेते हैं, कौन से रेड आई और कौन से जो है यहाँ पर व्हाइट आई होता है। तो इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले अगर मान लेते हैं, इस चीज को यही पर समझा देते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं अगर x क्योंकि x फीमेल के लिए और x y मेल के लिए है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं जो व्हाइट आई के जीन है, इस व्हाइट आई के जीन को हम डॉट से दर्शाए, डॉट से, तो यहाँ पर किसी ने डॉट नहीं लगाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है। जब कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है इसमें, यानी व्हाइट आई वाला, तो इसका मतलब किस प्रकार के होंगे, फीमेल रेड आई वाली होगी। तो नॉर्मल रेड आई वाली फ्रूट फ्लाई उत्पन्न होगी। लेकिन सपोज अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल रेड आई कौन सी है, फीमेल है। क्या है, फीमेल, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का आपको पता है एक्स फीमेल। और अगर मान लेते एक्स वाई है तो ये नॉर्मल रेड आई हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, मेल। लेकिन सपोज करिए कि एक जीन ये ऐसे दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक जीन व्हाइट आई वाला जीन यहां पर आ गया फीमेल, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है कि जब प्रबल व अप्रबल, चूंकि ये रेसिस्टिव कैरेक्टर है व्हाइट आई, जब डोमिनेंट एंड रेसिस्टिव कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। मींस यहां पर क्या होगा कि फीमेल जो होगी कैरियर हो जाएगी, कैरियर रहेगी, लेकिन किस कलर की उसकी नेत्र होंगे, वो रेड आई ही होगी। तो ये यहां पर फीमेल है।
इसके अलावा अगर मेल में चूंकि एक ही एक्स है और उसी तरह से जीन आ गया और ये वाई, तो इस कंडीशन में यहां पर कोई भी और डोमिनेंट क्रोमोसोम नहीं है उसके पास प्रेजेंट, तो इस कंडीशन में जो मेल होगा वो मेल यहां पर व्हाइट आइड हो जाएगा, व्हाइट आइड हो जाएगा मेल। क्योंकि जो मेल होते हैं वो मेल कभी भी कैरियर नहीं होते, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है। और अगर मान लेते हैं दोनों जो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर व्हाइट आइड के जीन आ जाए, प्रेजेंट हो जाए, तब इस कंडीशन में जो फीमेल है वो फीमेल व्हाइट आइड वाली बनती है। तो इस तरह से आप लोग को ये तो समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हुआ। अब ये जो थे इसको हम थोड़ा सा क्रॉस के रूप में समझ लेते हैं, उसको आप लोग ध्यान में रख करके उसको मिटाएंगे, उसको देखते हुए इसको क्रॉस कराते हैं। तो रेड आइड क्या है? अब रेड आइड इसका मतलब यहाँ पर फीमेल है, तो रेड आइड फीमेल का मतलब है कि नॉर्मल है वो, इस तरह से यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल कोई भी डॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन व्हाइट आइड मेल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट, यानी व्हाइट आइड का जीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब सेल क्रॉस करा जाता है, इसको अगर क्रॉस इस तरह समझे, यहाँ अलग से समझ लेते हैं कि एक्स ये व्हाइट आइड वाला, यानी ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। जब इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एक्स, इसके पास व्हाइट आइड जीन हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स वाई, ये आपका एप्पल जनरेशन हो गया। कौन सा जनरेशन? ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां पर आ गया। अब यहां पर आप देख क्या रहे हैं कि ये भी कैरियर है, लेकिन ये रेड आइड है, ये भी रेड आइड है, ये भी रेड आइड है और ये भी रेड आइड है। तो इस तरह से यहां पर आपको F1 जनरेशन में सभी रेड आइड प्राप्त हो गए, F1 था। अब इनके बीच में क्रॉस करा गया, यानी इन्हीं में से बीच में, यानी यहां पर रेड आइड जो फीमेल है और रेड आइड जो मेल है, तो एक क्या लेंगे, चूंकि सभी कैरियर है तो यहां पर हम यहां पर क्या लेंगे, कैरियर ले लेंगे, ये कैरियर न, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर कैरियर सभी प्राप्त हो, जितने फीमेल प्राप्त हो रहे हैं वो सभी के सभी कैसे प्राप्त हो रहे हैं, वो सभी के सभी कैरियर पोजीशन में प्राप्त हो रहे हैं। जबकि मेल क्या है, मेल रेड आई है यहां पर, तो रेड आई मेल है, इसका मतलब इस कंडीशन में यहां पर इसके पास कोई जीन व्हाइट आई वाला नहीं होगा। तो इसके बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फीमेल XX, यानी कि इसको क्या कहेंगे, रेड आई प्राप्त हुआ। दूसरा XY, ये भी रेड आई होगा, तो इसके पास जीन नहीं है, ये फीमेल है और ये मेल है। ये X यहां पर है, एक व्हाइट आई का जीन है, लेकिन फिर भी डोमिनेंट के अकॉर्डिंग ये भी रेड आई फीमेल होगी, रेड आई फीमेल, ये मेल, ये फीमेल। और इसके अलावा चौथा अगर देखें तो यहां पर जीन प्रेजेंट है, ये व्हाइट आई है, क्योंकि ये मेल है और मेल कभी कैरियर नहीं होता है। तो ये रेशो सेम हो जा रहा है, नहीं आ रहा। देखेंगे आप कि दोनों जो फीमेल है रेड आई और रेड आई, जितने भी फीमेल है सभी के सभी फीमेल रेड आई वाले हो गए, ये प्राप्त हो गए। लेकिन मेल में देखेंगे कि 50% मेल जो रेड आई है और 50% मेल जो है वो व्हाइट आई का प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा रेशियो भी यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये जो रेशियो यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो जो टीएच मॉर्गन थे उन टीएच मॉर्गन को बड़ा संशय हुआ, क्या दिक्कत संशय हुआ कि उन्होंने देखा क्या कि ये सभी फीमेल जो है, सभी फीमेल रेड आई है, लेकिन मेल जो है वो हाफ रेड आई और हाफ जो है 50% व्हाइट आई है। तो इन्होंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करा दिया। रेसिप्रोकल क्रॉस को आप समझते होंगे कि उसमें पैरेंट को चेंज कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जिसे रेड आई मेल कर देंगे, व्हाइट आई फीमेल कर देंगे, ये रेसिप्रोकल क्रॉस। तो उसको भी करके देख लेते हैं जो है रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में थोड़ा सा। तो आया ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। अब हम लोग चलते रेसिप्रोकल क्रॉस वाले पॉइंट में। अब उसी का रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में जानते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में उसी चीज को अपोजिट कर देंगे। यहां पर जो फीमेल थी उस फीमेल को तो व्हाइट आई वाली व्हाइट आई फीमेल को ले लिया गया और रेड आइड मेल को ले लिया गया, रेड आइड मेल। तो इससे पहले हम लोग
पढ़ा था कि वहां पर हमने जो है रेड आई फीमेल लेते और व्हाइट आई मेल लेते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर अपोजिट हो गया। अब देखिए व्हाइट आई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके दोनों जो क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम पर जब व्हाइट आई का जीन प्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने दर्शाया है, तो वो जो है व्हाइट आई होगा। जबकि रेड आई जो मेल है, अगर रेड आई मेल की बात करें तो मेल जो है रेड आई, इसमें कोई भी जीन्स व्हाइट आई के नहीं पाए जाते। इस प्रकार से इन्होंने क्रॉस कराया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो गैमेट बना लेते हैं, क्योंकि ये नियम है गैमेट बना लेना। तो एक एक्स यहां, एक एक्स, इसका गैमेट बना लेते हैं, एक एक्स और ये वाई। इस तरह से हमने गैमेट यहां पर फॉर्मेशन कर लिया। अब जब गैमेट का निर्माण हो गया यहां पर, तो इस पोजीशन में यहां पर दोनों जब क्रॉस कराया जाएगा, तो ये क्रॉस देखेंगे कैसे होगा। ये एक्स, एक एक्स पर जो है जीन्स प्रेजेंट है, एक एक्स और वाई, इस एक्स पर वाई जीन प्रेजेंट है, ये एक्स और एक्स, एक्स वाई। मीन्स यहां पर क्या होगा, ये जो फीमेल थी, ये फीमेल अब रेड वाई आई हो गई, क्योंकि यहां पर आपको देख रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जहां पर एक ही जीन्स व्हाइट आई प्रेजेंट होंगे वहां आप डोमिनेट क्या करेगा, यानी रेड आई वाली फीमेल होगी, ये व्हाइट आई मेल होगा, क्योंकि इसके पास और भी कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो ये व्हाइट आई वाला मेल होगा। ये भी रेड आई फीमेल होगी और ये भी व्हाइट आई मेल होगा। तो इस तरह से यहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस कराएगा, तो उस रेसिप्रोकल क्रॉस में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ कि वहां पर जो है जो व्हाइट आई वाली फीमेल थी उससे जो उत्पन्न हुए और नॉर्मल जो रेड आई वाले, तो रेड आई वाले जो उत्पन्न हुए उसमें जितने भी संतान हुए वो सभी के सभी जितने भी मेल हुए वो सभी के सभी मेल जो है वो व्हाइट आई वाले हो गए, जबकि जितनी फीमेल थी वो उसका चेंज हो गया और वो रेड आई में कन्वर्ट हो गया। ये इससे थोड़ा सा प्रूव होता है कि जो लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, यानी कि जो कर सकते हैं जो पुत्रों में जीन्स जाता है वो पुत्रों में जीन्स माताओं के द्वारा जाता है और पुत्रों में जीन्स जो होते हैं वो पिता के द्वारा जीन्स जाता है। अगर हम इसी को थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग में देखें, यानी कि जो अगर इसको हम मनुष्यों में देखें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग का भी वहीं पर समझ लेते हैं जल्दी से, इसको हटा देते हैं। ह्यूमन में, अगर ह्यूमन में बात किया जाए, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो है यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव दो प्रकार के जीन्स होते हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं और रेसेसिव होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमिनेंट की, जैसे एक इसका नाम रखते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट जीन, देखिए डोमिनेंट जीन, अगर डोमिनेंट जीन यानी ऐसा कोई रोग है जब जिसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो और वो रोग को शो कर दे, एक्सप्रेस करता है, तो इस कंडीशन में देखिए आप लोग के कोर्स में अगर एनसीईआरटी पढ़ाई में तो रेसेसिव वाला है तो हम दोनों बताएंगे, लेकिन डोमिनेंट वाला भी आपको पढ़े रहना आवश्यक है, कभी हो सकता है कंपटीशन में पूछ लिए। तो डोमिनेंट जीन, जब डोमिनेंट जीन का मतलब होता है जैसे ही अगर ये किसी जीन्स पर प्रेजेंट, किसी क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, ये इसका मतलब होता है। जैसे मान लेते हैं ये डोमिनेंट जीन आ गया, ये इस एक एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो अगर वो डोमिनेंट जीन है तो निश्चित रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि डोमिनेंट है वो, तो एक्सप्रेस करेगा। तो इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, ये फीमेल होगी, फीमेल में रोग जो होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, वो अपने आप को अपना लक्षण प्रकट करेगा। तो ये याद है। दूसरा, अगर मान लेते हैं ये तो डोमिनेंट जीन है, सपोज करते हैं इसके दोनों पर, दोनों क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी ये जो डिजीज है उस डिजीज को एक्सप्रेस करेगी। और अगर जो मान लेते हैं इसके किसी भी क्रोमोसोम पर जीन्स नहीं है तो यहाँ पर नॉन एक्सप्रेशन होगा, मीन्स यहाँ पर अपने आप को रोग जो है वो प्रकट नहीं कर पाएगा। तो ये फीमेल की कंडीशन हो गई। मेल में अगर हम बात करें तो मेल में एक्स वाई है, यानी कोई भी डोमिनेंट जीन रोग वाला नहीं है, तो ये भी नॉन एक्सप्रेस होगा। बट अगर एक ही, क्योंकि मेल के पास कोई एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उस पर डोमिनेंट जीन आ गया तो वह अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान देना है। तो ये डोमिनेंट जीन जो होता है, डोमिनेंट जीन, अब इसके
इसके बारे में लोग बात की कि डोमिनेंट जीन किस पर अधिक जो है इफेक्ट डालता है, मेल पर या फीमेल पे। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनेंट जीन, अब बात कर रहे हैं रेसेसिव जीन की जो आपके कोर्स में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में डोमिनेंट जीन को नहीं पूछता, बहुत पूछता है कोर्स में। डोमिनेंट रेसेसिव जीन क्या है, यहाँ पर रेसेसिव जीन, अगर एक डोमिनेंट जीन पहले से प्रेजेंट है मान लेते हैं और रेसेसिव जीन आ रहा है तो निश्चित रूप से डोमिनेंट जीन वाले लक्षण ही प्रकट होंगे। तो अब देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर रेसेसिव जीन नहीं आ रहा है, नॉर्मल है, तो सिंपल सी बात है वहां पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, जब उस पर कोई जीन ही नहीं है तो नॉन एक्सप्रेस यानी अपने आप को वो जो है कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन सपोज करिए कि एक एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन आ जाए तो उसके पास डोमिनेंट क्रोमोसोम है ना, तो इस कंडीशन में भी यह जो है ये रोग अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा और ये नॉन एक्सप्रेस ये भी रहेगा। बट क्या होगा, फीमेल जो होगी वो कैरियर हो जाएगी। फीमेल क्या है, रोग को ले जाने का काम करेगी अगली पीढ़ी में, बट वो क्या है उसमें रोग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर इसके दोनों क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन आ जाए इस कंडीशन में ये यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, जो डिजीज है वो एक्सप्रेस होगा। मेल में बात करें तो मेल में अगर आ गया एक ही तो एक्सप्रेस होगा, और अगर इस पर जीन नहीं है तो ये नॉन एक्सप्रेस, यानी कि अपने आप को यह लक्षण प्रकट नहीं है। तो क्वेश्चन है कि डोमिनेंट जीन या रेसेसिव जीन किसको, रेसेसिव जीन किसको ज्यादा प्रभावित करता है, डोमिनेंट जीन किसको प्रभावित करता है, मेल को ज्यादा कौन सा प्रभावित करता है, फीमेल को कौन सा ज्यादा प्रभावित करता है, तो उसके हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर ये दो टॉपिक अभी इसकी बात हो है, तो डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन आप लोग को पढ़ना क्या, रेसेसिव जीन। अगर रेसेसिव जीन के एग्जाम्पल की बात करें तो रेसेसिव जीन का जो एग्जाम्पल है इसमें आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जो आप लोग पढ़ते भी हैं। एक कलर ब्लाइंड और एक हीमोफीलिया के एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हीमोफीलिया तो बहुत ही कॉमन सा है जिसको लोग पढ़ना भी है। दूसरा जो डोमिनेंट जीन है, अगर इसकी लोग बात करें, देखिए डोमिनेंट जीन से पूछना तो नहीं है, बहुत ज्यादा आपको नहीं उसमें देखना है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज देखना है कि इसका रोग जो डिजीज है वो डिजीज तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो पहला सिंड्रोम होता है रेट सिंड्रोम, RETS, रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम जो होता है नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, रेट सिंड्रोम नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो रेट सिंड्रोम जो है वो डोमिनेंट जीन जो के प्रेजेंस में ये डिजीज उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक और है यहाँ पर गॉल्फ डिजीज, GOLTZ सिंड्रोम भी सुन सकते हैं, सिंड्रोम, गॉल्फ सिंड्रोम। तो ये गॉल्फ सिंड्रोम एंड रेट सिंड्रोम जो होता है डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में डिजीज होता है, जबकि रेसेसिव जीन के प्रेजेंस में कलर ब्लाइंड एंड हीमोफीलिया डिजीज होता है। ये चीज यहाँ पर आप लोग को समझिए। आप देखिए यहाँ पर मैंने कहा कौन से मेल को ज्यादा इफेक्ट करेगा या फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा मेल को ज्यादा इफेक्ट करेगा। जो डोमिनेंट जीन होता है फीमेल में ज्यादा जो है एक्सप्रेशन होता है, फीमेल में ज्यादा एक्सप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए फीमेल के पास दो क्रोमोसोम है, किसी एक क्रोमोसोम के पास यदि डोमिनेंट जीन आ गया तो अपने आप एक्सप्रेस कर देगा डिजीज, तो फीमेल में ज्यादा होता है। जबकि रेसेसिव जीन जो होता है ये रेसेसिव जीन मेल में ज्यादा होता है, मेल में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अगर फीमेल के पास किसी एक पर्टिकुलर पर जो है आकर के रेसेसिव जीन आ रहा है तो उसके पास दो क्रोमोसोम है, तो दो क्रोमोसोम है वहां पर, तो दो क्रोमोसोम है तो एक डोमिनेंट वाला रहेगा तो अपने आप उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मेल में क्या है कि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जैसे ही इस पर आकर के वो जो रेसेसिव जीन है वो प्रकट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। इसलिए मेल में संभावना इसकी ज्यादा है, मेल में ज्यादा जो रेसेसिव जीन प्रकट होता है, जबकि डोमिनेंट जीन फीमेल में ज्यादा प्रकट होता है। अब आप कहेंगे सर मेल में ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, इसमें फीमेल और मेल बराबर भी तो हो सकता है, पता ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अभी आपको कहा जाए कि एक हाथ से मेल है, मेल के एक हाथ को बांध दीजिए और बांध करके कहा जाए कि किसी चीज को उठाइए, जैसे वहां पर मान लेते कोई सामान रखा है, क्या बांध देते बहुत सारे कुछ मीठा रखा है, टॉफी रखा है, आप कहा जाए उठाने के लिए तो आप एक हाथ से ही उठा पाएंगे, एक हाथ आपको बताए। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के दोनों हाथ खोल दिया जाए तो जाकर के दोनों हाथ से मीठे टॉफी को उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो फीमेल है
ज्यादा एक्सप्रेस होगा डिजीज डोमिनेंट जीन वाला, बट जो रेसेसिव जीन है वो मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है। इस चीज को भी हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को कि किसमें कौन सा ज्यादा एक्सप्रेशन होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस दो डिजीज, क्योंकि ये दो डिजीज पढ़ना है, कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया डिजीज। तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसको रब कर देते हैं। ये आते हैं यहां पर, सबसे पहले समझते हैं कलर ब्लाइंड के बारे में। कलर ब्लाइंड, देखिए कलर ब्लाइंड जो होता है ये नेत्र से संबंधित रोग होता है, नेत्र से संबंधित रोग होता है। अगर हमारे नेत्र की रेटिना की बात करिए, रेटिना में जो नेत्र की रेटिना है इसमें दो प्रकार की सेल होती है, एक रॉड होती है और एक कोन होती है। देखिए जो कोन होता है यही कलर एंड कंट्रास्ट को जो है, जो कलर होता है या एंड कंट्रास्ट को जो डिनोट करता है वो कोन सेल होती है। जो कोन सेल होता है वो हमारे कलर किसी भी रंग को देखने के लिए या कंट्रास्ट को देखने के लिए जो जिम्मेदार होता है, जिम्मेवार कह सकते हैं, वो कोन होता है। अब कोन में तीन प्रकार के ये होते हैं, तीन सेल होते हैं और तीनों तीन कलर को जो है इंडिकेट करता है। एक करता है रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। क्यों तीन ही कलर को जो है यहाँ पर होता है, तीन कलर से ही अगर इसको अलग अलग रेशियो में मिला दिया जाए तो अलग अलग रेशियो में मिलाने के बाद रेड ब्लू ग्रीन को अलग अलग रेशियो में मिलाया जाए तो हजारों प्रकार के जो है, हजारों रंग जो है, यानी हजारों प्रकार के रंग जो है बनते हैं। इसे तीन कलर का उपयोग चाहे मोबाइल हो या टीवी हो, इन्हीं तीन कलर को जो है आधार मान करके, बेस मान करके पूरे कलर बनाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो नेत्र की रेटिना के जो कोन पार्ट होता है उस कोन में तीन प्रकार के कलर को पहचानने की क्षमता होती है, मेन तीन, एक रेड ब्लू ग्रीन। इसके अलावा यही आपस में कॉम्बिनेशन के द्वारा जब भी आप देखेंगे कोई चीज अगर आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पिक्चर आते हैं, कंप्यूटर में देखिए तो उस डॉट 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 कहीं से एक डॉट आप चूज करें तो कोई कलर बन जाता है। तो उसमें मेन तीन ही कलर होते हैं, तीन कलर से बहुत सारे कलर बनते हैं। तो इसीलिए हमको कोई चीज अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तीन कलर है, ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन से एक अलग अलग रेशियो में जो है कलर बनता है। इसमें से जो रेड और ग्रीन कलर होता है, रेड एंड जो ग्रीन कलर होता है, ये इसके जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसके जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जबकि जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का जो जीन होता है वो ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि रेड और जो ग्रीन कलर है उसके जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जबकि जो ब्लू कलर है उस ब्लू कलर का जो जीन्स होता है वो ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा कि सेक्स क्रोमोसोम पर, अब सेक्स क्रोमोसोम पर रेड एंड ग्रीन कलर के जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं वो जीन रेसेसिव हो जाए, सुप्त हो जाए, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से जो रोगी होगा वह रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा और इस तरह से उसको हम लोग कलर ब्लाइंड कहते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस के भी नाम से इसको लोग जानते हैं। तो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस के नाम से इसको लोग जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रोटॉन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रोटॉन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। कि ये था कलर ब्लाइंड का। अब इसके एग्जांपल भी इस जो आरेख के द्वारा समझेंगे। अभी पहले की बात करते हैं। दूसरी बात है हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है इससे हम लोग ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर चोट लग जाए, कट जाने पर क्या होता है, लगातार रुधिर का स्राव होता रहता है और रुधिर का थक्का नहीं जमता है। और ऐसा क्यों नहीं जमता, तो उसमें एक फैक्टर होता है, फैक्टर 8। तो फैक्टर 8 जो होता है, इस फैक्टर 8 की कमी के कारण जो है ऐसे जो रोगी होते हुए फैक्टर 8 नहीं बनता है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं चलता। इसके जीन्स भी जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए, सेक्स क्रोमोसोम पर पाए, तो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम पर ही इसके जीन्स पाए जाते हैं। कभी एक और आधुनिक वैज्ञानिकों ने देखा कि फैक्टर 9 की कमी से भी जो है हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो इसको नाम दे देगा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया
ए, और इसको नाम दे दिया हीमोफीलिया बी के नाम से इसको जाना गया। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं? क्योंकि जो हीमोफीलिया है ये महारानी विक्टोरिया, नाम सुने होंगे, रॉयल फैमिली है, तो उस महारानी विक्टोरिया के जो जनरेशन है उसमें हीमोफीलिया रोग को देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जो है जानते हैं। ये चीज यहाँ पर होता है। तो कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया के एग्जांपल को लेकर के थोड़ा सा समझते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कलर ब्लाइंड क्या होता है, रेड एंड ग्रीन कलर में भेद नहीं कर पाते, जिसको रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहते हैं या प्रोटॉन डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि हीमोफीलिया में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता और उसमें रुधिर का स्राव होता रहता है, उससे हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्यों होता है? फैक्टर 8 और आधुनिक वैज्ञानिकों ने फैक्टर 9 भी कहा है। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी के कारण नहीं बन पाता, उसके कारण ये रोग होता है। क्रमशः इसको हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी कहते हैं, और इसको महारानी विक्टोरिया के भी जनरेशन में देखा गया, इसको रॉयल डिजीज के नाम से जो है जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हो गया दो एग्जांपल। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ टॉपिक को समझते हैं, जैसे आरेख कैसे बनता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर आरेख कैसे बन रहा है। जैसे मान लेते हैं फीमेल है, कैसे कैसे इसको क्रॉस कराएंगे, आप लोग उसको क्रॉस करा करके देख लीजिएगा, एक्यूरेट आएगा। एक एग्जांपल भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है नीट या अदर कंडीशंस में या बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो आपको आरेख बनाने आना चाहिए। तो कौन कौन से कंडीशन यहाँ पर बन सकती है? हो सकती है कि जो नॉर्मल फीमेल है और उस नॉर्मल फीमेल की जो शादी है वो किसी कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया, दोनों भी आप कर सकते हैं, तो किसी कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड से करा दिया गया, तो उसके ऊपर संतानों में रोग की संभावना क्या है, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। या हो सकता है कि जो कैरियर है, मान लेते फीमेल कैरियर है और इसकी शादी किसी नॉर्मल मेल से करा दी जाए, तो रोग की संभावना क्या होगी। मान लेते कोई फीमेल कैरियर है और उसकी शादी जो है कलर ब्लाइंड से करा दिया जाए, तो इसमें रोग की संभावना क्या होगी। मान लेते हैं कि कोई फीमेल कलर ब्लाइंड है और उसकी शादी जो है किसी नॉर्मल मेल से करा दी जाए। मान लेते हैं कि कोई कलर ब्लाइंड फीमेल है और उसकी शादी कलर ब्लाइंड मेल से करा दी जाए, तो क्या कंडीशन होगी। देखिए आपके पास 5 कंडीशन यहाँ पर बन रहे हैं, तो उन 5 कंडीशन को आप देख कर सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे मान लेते मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैरियर और कलर ब्लाइंड का, एक आपको समझा दें, उसी के बेस पर आप चारों कर सकते हैं। कैरियर जैसे मानते फीमेल क्या है, कैरियर, तो कैरियर की दशा में एक ही एक्स क्रोमोसोम पर, इसको हम सी से डिनोट कर दे रहे हैं, कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया का जो आरेख होता है एक समान बनता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये फीमेल क्या कैरियर, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड की जीन्स प्रेजेंट है, जबकि मेल क्या है, मेल पर भी एक एक्स होगा और वाई होगा, क्योंकि अब मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो कलर ब्लाइंड होगा, ये कलर ब्लाइंड हो गया, कलर ब्लाइंड, और ये फीमेल क्या हो गई, ये कैरियर हो गई। इस चीज को वही समझ ले लिया है। अब इसके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो संतानों में संभावना क्या होगी रोग की, एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जीन जाएंगे, एक्स वाई, इसको देखेंगे एक्स वाई। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर फीमेल की बात है, केवल जो पुत्रियां हो रही है फीमेल की बात करें, तो जितनी भी फीमेल हो रही है उन फीमेल में 50% जो फीमेल है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, जबकि 50% फीमेल क्या है, वो नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। नॉर्मल तो है लेकिन क्या है, कैरियर नॉर्मल है, यानी रोग का वहन करेगी लेकिन इनमें लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो आधी जो लड़कियां हैं, आधी जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड होंगी, लेकिन आधी डॉटर क्या होगी, वो नॉर्मल लेकिन कैरियर होंगी, वो अपनी जनरेशन में जीन्स को ले जाएंगी। अगर मेल की बात करें तो मेल में 50% जो है वो कलर ब्लाइंड है और 50% जो है पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, नॉर्मल होंगे।
तो इस तरह से आप आरेख बना सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए कुछ ने संतानों के बताइए, मेल और फीमेल को अलग अलग ना करके, तो आपको यहाँ पर 100% सबको मान लेना है। तब आप संतान की बात करें, संतान में लड़का लड़की नहीं देखते, केवल संतान की बात करेंगे। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि 50% संतान कलर ब्लाइंड होंगे, 50% संतान जो है वो नॉर्मल होगी। इस तरह से आप वहां पर बता सकते हैं। तो ये पांचों एग्जांपल में से आप सभी को करा करके देख सकते हैं और आपको जो रेशियो प्राप्त होगा वही उसका आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं कंपटीशंस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आई होप आप लोग को ये पूरा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो जरूर आप कमेंट्स करके उसको पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जितने अधिक मात्रा में शेयर करेंगे या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने हमारा हौसला बढ़ेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू सो मच।